आमतौर पे जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां एक गजब की सटीकता होती है। मतलब एकदम इंजीनियरिंग जैसी। किसी की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर एक्सरे मशीन में एक साफ सफेद टूटी हुई लकीर देखता है और तुरंत कह देता है कि देखिए समस्या यहाँ है। हाँ, एकदम बाइनरी चीज होती है वो, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। बिल्कुल। और हम इंसानों को ऐसी स्पष्टता बहुत पसंद भी आती है। चीजों को देखकर उन पर एक लेबल लगा देना हमें एक अजीब सी शांति देता है। बिल्कुल देता है। हमें लगता है कि बस हमने सिस्टम को समझ लिया है। लेकिन जब आप भूगोल और हमारी धरती के प्राकृतिक इतिहास की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन और वो बाइनरी सोच काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि यहाँ चीजें इतनी साफ सुथरी होती ही नहीं है। एकदम सही। और अगर हम एक देश के भूगोल की बात करें तो नदियां किसी भी देश के रक्त संचार तंत्र या कह लें कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। तो आज हम भारत की प्रमुख नदियों के इसी विशाल और जटिल नेटवर्क के गहरे विश्लेषण पर निकले हैं। और ये विश्लेषण बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हमारा मिशन आज सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। हमें इसके पीछे के विज्ञान, इसके इतिहास और पारिस्थितिकी के क्यों और कैसे को समझना है। और मेरे हिसाब से ये अप्रोच बहुत ही जरूरी है। भूगोल को समझने के इच्छुक किसी भी इंसान के लिए ये जानना जरूरी है कि नदियां केवल एक जगह से दूसरी जगह बहता हुआ पानी भर नहीं है। तो फिर क्या है? वो पहाड़ों को काटने वाली प्राकृतिक आरी हैं, पूरी की पूरी सभ्यताओं का निर्माण करने वाले व्यापारिक मार्ग हैं और दुर्भाग्य से कई बार हमारे अनियंत्रित औद्योगिकरण का मूक शिकार भी हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। बिल्कुल। भूगोल कोई उबाऊ विषय नहीं है जहां आपको सिर्फ नक्शे रटकर परीक्षा पास करनी है। ये हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने वाली सबसे ताकतवर, सबसे रोमांचक और कभी-कभी सबसे क्रूर शक्ति है। और इस शक्ति का सबसे बड़ा और सबसे भव्य उदाहरण हमें उन विशाल हिमालयी नदियों में मिलता है जो आसमान छूते पहाड़ों को भी चीर कर रख देती हैं। सही कहा। अगर हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत हिमालय की उत्पत्ति से करें तो वहां पानी और पत्थर के बीच एक महाकाव्य जैसी जंग देखने को मिलती है। और हैरानी की बात यह है कि इस जंग में पत्थर हार जाता है और पानी जीत जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब सतलज नदी को ही ले लीजिए। 1500 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत के राकसताल या मानसरोवर के पास से निकलती है और शिपकीला के पास एक बहुत ही गहरा गॉर्ज यानी एक भयानक गहरी खाई या महाखंड बनाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। अच्छा, क्या बात? पानी से कहीं ज्यादा मजबूत होता है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी ने अचानक फैसला किया कि वो पहाड़ में छेद कर देगा? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को उल्टे नजरिए से देख रहे हैं। उल्टे नजरिए से? वो कैसे? जब हम कहते हैं कि नदी ने पहाड़ को काटा तो हम ये कल्पना करते हैं कि पहाड़ पहले से वहां पूरी शान से खड़ा था और फिर एक दिन नदी आई और उसने पहाड़ से टकराकर उसे तोड़ना शुरू किया। हाँ, दिमाग में तो यही तस्वीर बनती है। लेकिन सतलज नदी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूगोल की भाषा में सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है जिसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। पूर्ववर्ती मतलब जो किसी और घटना के होने से पहले से ही वहां मौजूद हो। एकदम सही पकड़े हैं आप। आप थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, करोड़ों साल पहले जब यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराईं, तब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। प्लेट्स के टकराने से? हाँ, जमीन का वो हिस्सा बहुत धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठने लगा। लेकिन सतलज नदी वो हिमालय के वजूद में आने से भी लाखों साल पहले से उसी जगह पर बह रही थी। अरे बाप रे, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कि नदी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है? बिल्कुल पुरानी है। जरा सोचिए, एक नदी अपने पूरे बहाव के साथ बह रही है और उसके नीचे की जमीन बहुत धीमी गति से, शायद आपके नाखूनों के बढ़ने की गति से ऊपर उठ रही है। अच्छा, तो स्पीड बहुत कम थी? हाँ, जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव से जमीन ऊपर उठी, नदी के पानी की ताकत और उसके बहाव ने उस उठती हुई जमीन को उसी दर से काटना शुरू कर दिया। नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, उसने पहाड़ को रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। तो पहाड़ उसके दोनों तरफ ऊंचे होते गए और बीच में नदी अपनी जगह पर डटी रही, जिससे एक गहरी खाई बनती गई। बिल्कुल यही हुआ। शिपकीला के पास जो विशाल गॉर्ज हम आज देखते हैं, वो रातों रात नहीं बना है। वो लाखों सालों की इस बिना रुके चलने वाली प्राकृतिक आरी का नतीजा है। पहाड़ उठता गया और नदी उसे उसी स्पीड से रेतती गई। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विज्ञान है।
प्रकृति का अपना एक अलग ही समय चक्र है जो इंसानी सोच से बहुत परे है। हाँ, हम उस टाइम स्केल की कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, सतलज तो अपने रास्ते पर अड़ी रही, लेकिन इसी हिमालय से एक और नदी निकलती है जिसका स्वभाव एकदम उलट है, कोसी नदी। इसे अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, द सॉरो ऑफ बिहार। हमारे डेटा के अनुसार ये नेपाल और तिब्बत से 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिनमें सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी मुख्य हैं। लगभग 720 किलोमीटर का सफर तय करके ये कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। लेकिन इसका जो व्यवहार है वो बहुत अजीब है। आप इसके बार बार रास्ता बदलने की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसका विसर्पण यानी मार्ग बदलना, ये मुझे किसी ऐसे ट्रैफिक जाम की तरह लगता है जहां हाईवे पर आगे कोई गाड़ी खराब हो जाती है और पीछे से आ रही बाकी गाड़ियां बचने के लिए अगल बगल की संकरी गलियों में घुसकर पूरे शहर को ब्लॉक कर देती हैं। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। पर मेरा सवाल ये है कि ये नदी सीधी क्यों नहीं बहती? ये बार बार अपनी ही दिशा बदलकर इतनी तबाही क्यों लाती है? आपका ट्रैफिक जैम वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। बस यहाँ गाड़ियां नहीं बल्कि भूविज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, कैसे? कोसी का ये रास्ता बदलना किसी प्राकृतिक गुस्से का नतीजा नहीं है। ये पूरी तरह से भौतिकी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और ढलान का विज्ञान है। गतिज ऊर्जा, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, जब कोसी की धाराएं हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई और खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं, तो पानी की गति बहुत प्रचंड होती है। इस भयानक गति के कारण नदी अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद, बड़े पत्थर, बालू और मिट्टी, जिसे सिल्ट कहते हैं, बहा कर ले आती है। तो गति है, इसलिए जाहिर है पानी में भारी चीजों को धकेलने की ताकत भी होगी। बिल्कुल, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कोसी नेपाल के पहाड़ों को छोड़कर बिहार के एकदम समतल मैदानों में प्रवेश करती है। अचानक से वो खड़ी ढलान खत्म हो जाती है। तो ढलान खत्म होने से क्या होता है? पानी तो फिर भी बह ही रहा है ना? पानी बह रहा है, लेकिन उसकी ताकत यानी गतिज ऊर्जा अचानक से बहुत कम हो जाती है। अब पानी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उस भारी गाद और मलबे को आगे धकेल सके। ओहो, तो वो सारा मलबा वहीं रुकने लगता है? हाँ, नतीजा ये होता है कि वो सारा मलबा आपके उदाहरण की वो खराब हुई गाड़ी नदी के ही तल में जमा होने लगता है। धीरे धीरे वो जमाव इतना बड़ा हो जाता है कि नदी खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। अब पीछे से आ रहे पानी को तो कहीं जाना है ना। समझ गया। तो वो पानी उस गाद के पहाड़ को पार करने के बजाय अगल बगल के नए और आसान रास्तों से बहने लगता है। एकदम सही। और क्योंकि ये सब बिहार के घनी आबादी वाले समतल मैदानों में होता है, जहां लोग खेती करते हैं, घर बना के रहते हैं, इसलिए नदी का ये अचानक दिशा बदलना विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। मतलब नदी अपना ही रास्ता रोककर खुद अपने लिए और लोगों के लिए तबाही खड़ी कर लेती है। हाँ, और इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये तो हुई प्राकृतिक तबाही, जहां नदी अपने ही भूगोल की शिकार है। लेकिन जब हम अपने विश्लेषण में पूर्वी पठारों की ओर बढ़ते हैं, तो वहां एक अलग ही तरह का विनाश देखने को मिलता है। आप इंसानों द्वारा किए गए विनाश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये विनाश प्रकृति का नहीं बल्कि हमारा किया हुआ है। मेरा ध्यान दामोदर नदी और सोन नदी की भौगोलिक संरचना की तरफ है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, अमरकंटक से निकलती है, रिहंद और उत्तरी कोयल जैसी इसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, ये पठारी ढलान का एक सीधा साधा उदाहरण है। लेकिन दामोदर नदी की कहानी बहुत गहरी है। 541 किलोमीटर लंबी ये नदी, जो छोटा नागपुर पठार की खमरपाट पहाड़ी से निकलती है और अंत में हुगली में मिलती है, इसके बारे में एक तकनीकी बात कही जाती है कि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। हाँ, भारत में भ्रंश घाटियों का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे यहाँ एक फर्क समझना है। अभी हमने बात की कि सतलज नदी ने पहाड़ काटकर अपनी घाटी खुद बनाई, और अब हम कह रहे हैं कि दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है। इन दोनों घाटियों के बनने के विज्ञान में आखिर अंतर क्या है? ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है। देखिए, सतलुज या कोसी जैसी नदियां सक्रिय रूप से अपनी घाटी खुद काटती हैं। पानी के लगातार बहाव और रगड़ से जो पहाड़ कटकर अंग्रेजी के वी आकार की घाटी बनाता है, वो नदी की अपनी मेहनत है। अच्छा, तो वो वी शेप्ड वैली हुई। हाँ, लेकिन भ्रंश घाटी नदी खुद नहीं बनाती। तो फिर ये दरार कैसे बनती है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण जमीन के धंसने से बनती है। कल्पना कीजिए कि जमीन के दो बहुत बड़े हिस्से हैं। किसी भूगर्भीय तनाव के कारण उन दोनों हिस्सों के बीच की जमीन अचानक एक दरार की तरह नीचे धंस जाए। ओके, जमीन खुद ही फटकर नीचे चली गई। बिल्कुल।
तो वो जो गहरी खाई बनी उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भी इसी तरह की दरारों में बहती हैं। दामोदर नदी ने इस घाटी को नहीं खोदा है, उसने बस बनी बनाई प्राकृतिक दरार को अपने बहने के रास्ते के रूप में अपना लिया है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि नदियां कितनी अवसरवादी हो सकती हैं। जहां रास्ता मिला वहां से बह निकली। हाँ, प्रकृति हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। लेकिन दामोदर के साथ जो हुआ वो सच में परेशान करने वाला है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार 1881 में इसी दामोदर नदी से ईडन नहर निकाली गई थी। ये एक जीवनदायिनी नदी थी। हाँ, कभी ये बहुत साफ हुआ करती थी। ये हमारे औद्योगिक इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। और मुझे यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। पानी से लबालब भरी हुई, लगातार बहती हुई एक नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। मतलब जब हम मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं तो दिमाग में सीधा सहारा या कच्छ का सूखा इलाका आता है। रेत, चिलचिलाती धूप, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना। लेकिन एक नदी जिसमें टनों पानी बह रहा है, वो मरुस्थल कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही डरावना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ जो सूखा है वो पानी का नहीं है। जैविक मरुस्थल का मतलब ये है कि उस पानी में जीवन पूरी तरह से सूख गया है। पानी है लेकिन जीवन नहीं है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की ओर जाना होगा, खासकर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बीओडी कहते हैं। बीओडी, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये नदी को कैसे मारता है? मैं हमेशा सोचता था कि फैक्ट्रियों का रसायन मछलियों के लिए सीधा जहर का काम करता है, इसलिए वे मर जाती हैं। जहर तो होता ही है, लेकिन यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है वो सीधे जहर से ज्यादा दम घोटने वाला है। वो कैसे? देखिए, छोटा नागपुर और दुर्गापुर का क्षेत्र भारत का बहुत बड़ा कोयला और औद्योगिक हब रहा है। दशकों तक कारखानों का रासायनिक कचरा, कोयले की राख और सीवेज सीधे इस नदी में डाला गया। हजारों टन कचरा रोजाना। हाँ, अब किसी भी प्राकृतिक पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जैविक कचरे को सड़ाने या विघटित करने का काम करते हैं। ये प्रकृति का अपना सफाई अभियान है। ठीक है, बैक्टीरिया कचरा साफ करते हैं, इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। बुराई तब होती है जब नदी में अचानक क्षमता से कई हजार गुना ज्यादा रासायनिक और जैविक कचरा आ जाता है। उस अथाह कचरे को खत्म करने के लिए ये बैक्टीरिया ओवरड्राइव में चले जाते हैं। मतलब वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। हाँ, वो पागलों की तरह मल्टीप्लाई होते हैं और उस कचरे को खाने लगते हैं। लेकिन इस विघटन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है ऑक्सीजन। ओह, तो वो बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं? बिल्कुल। जब बैक्टीरिया की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है तो वे पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। पानी में ऑक्सीजन की इसी भारी मांग को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन बचेगी या नहीं? हाँ, जब बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं तो पानी में मछलियों, कछुओं या जलीय पौधों के सांस लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। उनका दम घुटने लगता है। वे जहर से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बाप रे। पानी तो वहां बह रहा है, लेकिन वो मुर्दा पानी है, उसमें कोई जीवन पनप नहीं सकता। इसीलिए उस बहते पानी को भी जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमने एक पूरी की पूरी पारिस्थितिकी का बस दम घोट दिया। हमने देखा कि कैसे इंसान एक नदी को अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार सकता है। ये विकास की बहुत भारी कीमत है। खैर, चलिए अब औद्योगिक प्रदूषण के इस मुर्दा पानी से निकलकर सुदूर उत्तर के उस बर्फीले पानी की ओर चलते हैं, जहां नदियां इंसानों की शिकार नहीं हैं, बल्कि इंसान नदियों के रहमो करम पर जीते थे। आप उत्तर भारत के उस जटिल ड्रेनेज जाल की बात कर रहे हैं? हाँ, झेलम, चिनाब, जांस्कर, स्पीति और एक नदी जिसका नाम सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती है, श्योक नदी। काराकोरम क्षेत्र की शोक नदी। हाँ, जिसे मृत्यु की नदी यानी रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में यारखंड से लद्दाख के बीच का व्यापार इसी नदी के मार्ग से होता था। यही मेरा दिमाग उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है? अगर किसी जगह का नाम ही मृत्यु की नदी है, तो कोई व्यापारी अपना कीमती सामान, रेशम, मसाले और सबसे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर वहां क्यों जाएगा? क्या वे पहाड़ के ऊपर से कोई सड़क नहीं बना सकते थे? या कोई और सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं चुना उन्होंने? हम आज 21वीं सदी के नजरिए से सोचते हैं, जहां हमारे पास डायनामाइट है, टनल बोरिंग मशीनें हैं और पक्की सड़कें हैं। लेकिन उस समय की उस कठोर स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी की कल्पना कीजिए। हाँ, पहाड़ों का वो दुर्गम इलाका।
काराकोरम के पहाड़ दुनिया के सबसे ऊंचे और तीखे पहाड़ों में से हैं। इंसान के लिए उन बर्फ से ढकी सीधी खड़ी चट्टानों को फांदना शारीरिक रूप से असंभव था। कोई और सुरक्षित रास्ता था ही नहीं। तो व्यापारियों के पास उस नदी की घाटी से गुजरने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। कोई विकल्प नहीं था। लाखों सालों में नदियों द्वारा चट्टानों को काट कर बनाई गई ये घाटियां ही उस अभेद्य दीवार के पार जाने का एकमात्र प्राकृतिक रास्ता थी। लेकिन ये रास्ता इतना खौफनाक था कि यहाँ दोनों मौसमों में मौत आपका इंतजार कर रही होती थी। दोनों मौसमों में? गर्मियों में क्या होता था? गर्मियों के मौसम में ऊंचे ग्लेशियरों के अचानक पिघलने से नदी में भयानक फ्लैश फ्लड आती थी। आप एक संकरी घाटी में हैं और अचानक लाखों गैलन पानी पूरी रफ्तार से आता है और पूरे के पूरे कारवां को पल भर में बहा ले जाता है। बचने की कोई जगह नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं। और सर्दियों में? सर्दियों में तो पानी जम जाता होगा ना। सर्दियां और भी ज्यादा खतरनाक थीं। नदी पूरी तरह जम जाती थी। व्यापारी और उनके जानवर उस जमी हुई बर्फ की चादर के ऊपर से चलते थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप -20 डिग्री तापमान में एक जमी हुई नदी पर चल रहे हैं। उफ, सुनकर ही ठंड लग रही है। आपके साथ भारी सामान से लदे हुए जानवर हैं। अचानक आपके पैरों के नीचे की बर्फ से एक चटकने की आवाज आती है, क्रैक, और अगले ही पल बर्फ टूट जाती है और इंसान या जानवर सीधे उस जमा देने वाले बर्फीले पानी के अंदर। और वहां कोई मदद भी नहीं पहुंच सकती? उस पानी का तापमान इतना कम होता था कि चंद मिनटों में इंसान हाइपोथर्मिया से मर जाता था। इसलिए व्यापार का सबसे खौफनाक लेकिन इकलौता मार्ग था। ये एक थ्रिलर फिल्म के किसी सीन जैसा लगता है। नदियां केवल भौगोलिक घाटियां नहीं बना रही थी, वे इंसानों के जीवित रहने, उनके व्यापार करने और उनके विस्तार के तरीके तय कर रही थी। बिल्कुल, प्रकृति ही सब कुछ डिक्टेट कर रही थी। इसी उत्तरी नेटवर्क में और भी कई नदियां हैं जो इस पूरे सिस्टम को एक इंजीनियरिंग मावल बनाती हैं, जैसे चिनाब नदी। हाँ, चिनाब का निर्माण बहुत ही अनोखा है। ये लाहौल घाटी में 2 अलग-अलग नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी? एक है चंद्रा जो चंद्रताल से निकलती है और दूसरी है भागा जो बारालाचाला दर्री से निकलती है। ये दोनों नदियां तंडी नाम की जगह पर आपस में मिलती हैं और तब जाकर चंद्रभागा या जिसे हम चिनाब कहते हैं उसका निर्माण होता है। क्या बात है। इसके अलावा झेलम है जो पीर पंजाल की बेरीनाग झील से निकलकर वुलर झील तक जाती है, जो पूरी कश्मीर घाटी की लाइफलाइन है। और इसकी सहायक नदी किशनगंगा जिसे नीलम भी कहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, फिर जांस्कर नदी है जो सरचू पठार से निकलकर 150 किलोमीटर का सफर तय करके नीमू के पास सिंधु में मिल जाती है। और स्पीति नदी जो कुंजम श्रेणी से निकलकर नामगिया गांव के पास सतलज में विलीन हो जाती है। ये पूरा का पूरा हिमालयी ड्रेनेज तंत्र एक दूसरे से इतनी गहराई से गुथा हुआ है कि लगता है जैसे प्रकृति ने इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया हो। एकदम। अब तक हमने देखा कि नदियां पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाती हैं और समुद्र की ओर भागती हैं। लेकिन क्या होगा जब कोई नदी अपनी मंजिल यानी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही हार मान ले? आप निश्चित रूप से लूनी नदी की बात कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान के अजमेर से निकलने वाली ये नदी लगभग 500 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात में कच्छ के रण में जाकर कहीं गायब हो जाती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये किसी मैराथन दौड़ने वाले उस थके हुए धावक की तरह लगी जो फिनिश लाइन से पहले गिर जाता है। बिल्कुल, जो 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिनिश लाइन से बस चंद कदम पहले किसी दलदल में गिर जाता है और दौड़ पूरी नहीं कर पाता। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सारा पानी अचानक गायब कैसे हो जाता है? भूगोल की भाषा में इस परिघटना को अंतःस्थलीय अपवाह या इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। आपके धावक वाले उदाहरण को ही थोड़ा और वैज्ञानिक बनाते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए वो धावक जिस ट्रैक पर दौड़ रहा है वो ट्रैक अचानक से एक विशाल और सूखे स्पंज में बदल जाए। सूखा स्पंज? हाँ, राजस्थान और गुजरात का ये इलाका बेहद गर्म है, इसलिए पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, तो नदी का बहुत सारा पानी तो हवा में ही उड़ जाता है। अच्छा, गर्मी की वजह से? लेकिन जो असली खेल है वो कच्छ के रण की मिट्टी का है। कच्छ का रण कोई आम मैदानी इलाका नहीं है, ये एक विशाल, छिद्रपूर्ण या पोरस सॉल्ट पैन है। ये बिल्कुल एक विशालकाय सूखे स्पंज की तरह काम करता है। तो मतलब पानी जमीन के अंदर रिस जाता है? हाँ, नदी जब तक यहाँ पहुँचती है तब तक लंबी यात्रा और वाष्पीकरण के कारण
उसके बहाव की ताकत और पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है। मतलब समुद्र तक पहुंचने के लिए जो पुश या गति चाहिए वो खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। और जैसे ही वो कमजोर नदी उस छिद्रपूर्ण नमक के मैदान में प्रवेश करती है, वो प्यासी जमीन उस बचे खुचे पानी को तुरंत अपने अंदर सोख लेती है। पानी कहीं जादुई तरीके से गायब नहीं होता, वो बस सतह से नीचे चला जाता है। काल है, हर नदी की अपनी एक अलग स्क्रिप्ट है। इसी तरह जब हम भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों की ओर देखते हैं तो नदियां कुछ और ही करतब दिखाती हैं। जैसे कि माही नदी। हाँ, जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के खांडू में प्रवेश करती है और फिर वापस दक्षिण पश्चिम घूमकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और दक्षिण की हगरी नदी को देखिए, जिसे वेदावती भी कहते हैं, पश्चिमी घाट से निकलकर तुंगभद्रा तक जाती है। पुरा के पास वेदा और अवधी नदियों का संगम होता है। और काली नदी को तो भूल ही नहीं सकते, जो उत्तर कन्नड़ के डिग्गी गांव से निकलकर एक एकदम सटीक चाप या आर्क के आकार में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका आकार ही इसकी पहचान है। नदियां सदियों से इंसानों के लिए प्राकृतिक सीमाएं भी तय करती आई हैं। हाँ, जैसे संकोश नदी जो उत्तरी भूटान से निकलकर आती है और असम और पश्चिम बंगाल के बीच एक स्पष्ट प्राकृतिक सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। महानदी की सहायक तेल नदी हो या ब्रह्मपुत्र की सहायक कोपिली नदी जिसके तट पर कामरूप नगर बसा है, ये सब इसी विशाल और जटिल भौगोलिक तंत्र के छोटे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पुर्जे हैं। लेकिन इन सब प्राचीन और प्राकृतिक अजूबों के बीच हमारे पास एक नदी ऐसी भी है जो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करती है। एक ऐसी नदी जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि पूरी तरह से एक शहर के बुनियादी ढांचे ने आकार दिया है। आप पक्का मुंबई की मीठी नदी की बात कर रही हैं। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं कि नदी का मतलब है किसी खूबसूरत ग्लेशियर, बर्फीली चोटी या हरे भरे पहाड़ से निकलने वाला झरना, पर मीठी नदी एकदम अलग है। मीठी नदी शहरी भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्लासिक और शायद थोड़ा चिंताजनक उदाहरण है। इसका जन्म पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नहीं होता। तो ये कहाँ से आती है? यह मुंबई के विहार झील के अधिप्रवाह यानी ओवरफ्लो से शुरू होती है। जब बारिश के मौसम में झील अपनी क्षमता से ज्यादा भर जाती है तो वो अतिरिक्त पानी एक धारा के रूप में बहने लगता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बारिश का ओवरफ्लो है? हाँ, और आगे चलकर इसमें पवई झील का पानी भी मिल जाता है। और ये कोई लंबा सफर तय नहीं करती, ये केवल 18 किलोमीटर का छोटा सा सफर कंक्रीट के जंगलों और झुग्गियों के बीच से तय करके माहिम की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। ये एक ऐसी नदी है जिसे उसकी घाटी ने नहीं बल्कि शहर के सीवेज सिस्टम, रिक्लेमेशन यानी जमीन भरने की प्रक्रिया और अतिक्रमण ने दिशा दी है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने जो कुछ भी डिकोड किया उससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि भूगोल कोई स्थिर नक्शा नहीं है जिसे बस दीवार पर टांग दिया जाए। एकदम सही बात है। यह एक जीवंत और लगातार धड़कती हुई कहानी है। बिल्कुल, ये एक गहरी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानी है। हमने देखा कि कैसे सतलज जैसी नदियां लाखों साल पुराने पहाड़ों को बेरहमी से काटती हैं, कैसे कोसी अपने ही रास्ते को ब्लॉक करके तबाही मचाती हैं, और शोक नदी कैसे इंसानों की जान लेकर उन्हें व्यापार करने देती है, और कैसे लूनी नदी रेगिस्तान के स्पंज में दम तोड़ देती है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इंसान कैसे दामोदर जैसी जीवनदायिनी नदी को ऑक्सीजन से वंचित करके एक जैविक मरुस्थल में बदल सकता है या मीठी नदी को कंक्रीट की दीवारों के बीच कैद कर सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी नदियों के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे खुद गहराई से सोच सकें। शुरुआत में हमने एक्सरे और बाइनरी सिस्टम की बात की थी। आज हमने देखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से नदियां कैसे गहरी घाटियां और पूर्ववर्ती स्वरूप लेती हैं, जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। लेकिन जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद जब भविष्य के भूविज्ञानी या शायद कोई और सभ्यता हमारी इस धरती का अध्ययन करेगी तो उन्हें क्या मिलेगा? ये एक बहुत ही डरावना लेकिन दिलचस्प सवाल है। क्या उन्हें सतलज द्वारा काटी गई प्राकृतिक चट्टानें मिलेंगी, या फिर उन्हें दामोदर जैसी नदियों के तल में और मीठी नदी के कंक्रीट बेसन में हमारी इस औद्योगिक सभ्यता के छोड़े हुए रासायनिक और कृत्रिम निशान मिलेंगे? प्लास्टिक और रसायनों की परतें। हाँ, क्या आज की ये जैविक मरुस्थल कल के जीवाश्मों बन जाएंगे जो आने वाले समय को ये चीख चीख कर बताएंगे कि विकास की हमारी अंधी भूख ने इस ग्रह के प्राकृतिक भूगोल को हमेशा के लिए कैसे बदल के रख दिया था? सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। भूगोल सिर्फ पत्थर और पानी नहीं है, यह हमारा आईना भी है।